ओके, सो आज से अपन जो है आप लोगों का टेम्परेट क्रॉप का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेट क्रॉप। अब अपने को टेम्परेट क्रॉप पढ़ना है तो पहले अपन जो है कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, यहाँ का बिहेवियर कैसा होता है, वो सारी चीजें एक बार रिवाइज करेंगे। ऑल्दो आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, और फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेट क्रॉप पढ़ने से पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि भैया टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है सबसे पहले तो, है ना। हमने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंटिन्यूअसली पढ़ा है अभी तक। आप सभी लोगों को उसके बिहेवियर, उनका डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजी कैसा हो सकता था ये आइडिया था। हमको पता था आंवला कब कैसा बिहेव करेगा, बेर कब कैसा बिहेव करेगा, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी ना। अब पहले अपन टेम्परेट क्लाइमेट को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने तो क्लाइमेट पढ़ा हुआ है, बताइए टेम्परेट क्लाइमेट की खासियत क्या होती है। यहाँ पे टेम्परेचर सी लो या सरफेस से माइल्ड रहता 1800 है। से 3500 मीटर ऊंचाई होती है। क्या होती है? 1800 टू 3500 इसकी हाइट होती है सर, हाँ, सी सरफेस से। ओके। यहाँ ये ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है सी से, वो कितना होता है 1800 से 3500 मीटर्स। ओके, ये भी सही है। और रेनफॉल स्ट्रेसफुल माइल्ड विंटर होता होता है सर। है। स्ट्रेसफुल विंटर विंटर क्या होता है? स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेसफुल होता है विंटर, स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेसफुल क्यों होता है विंटर? सर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता विंटर है। में क्लियर कट डिफरेंशिएशन दिखता है, किसमें कि क्लियर कट दिखता है? समर एंड विंटर में इसके। समर एंड विंटर में क्लियर कट डिफरेंस दिखता है, हाँ ये भी सही है। और सर समर फॉग माइल्ड बनता है। डे होती है। नाइट में डे नाइट के लिए डिफरेंस है। हाँ, डे फ्लक्चुएशन ऑफ नाइट, टेम्परेचर। सर डायurnal टेम्परेचर वेरिएशन ऑब्जर्व होता है इसमें। डे नाइट टेम्परेचर, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो डायूर्नल टेम्परेचर जो बोल रहे हैं ना, डायूर्नल टेम्परेचर वेरिएशन विजिबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ डे एंड नाइट में टेम्परेचर में डिफरेंस है। और एक कह रहे थे समर में माइल्ड होता फ्रॉस्ट है। इज माइल्ड, माइल्ड माइल्ड होता है। होता है। ठीक। रेनफॉल भी माइल्ड होता है। रेनफॉल भी माइल्ड है। फ्रॉस्ट यहाँ पे होता है हम्म। फ्रीक्वेंट। ग्राउंड जो है लगभग 2 to 3 मंथ्स के लिए फ्रॉस्ट से कवर्ड होते हैं। ठीक, इतना चीजें अपन ने टेम्परेट क्लाइमेट में देखा था। और कुछ है क्या, और कोई याद है और कुछ? स्नोफॉल होता है विंटर में। स्नोफॉल। स्नोफॉल होता है, ठीक। ये अपना आ गया। तो देखो, सॉरी, हाँ, बेसिकली आपको ये समझना है कि ये जो टेम्परेट क्लाइमेट है ये होता कहाँ है। तो सबसे पहले ये जो आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है, या फिर लद्दाख, ये नाम सुनते हैं। इनके जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं, इनके कौन से ऊंचाई वाले हिस्से जहां पे मतलब पहाड़ों वाले हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्लेन्स में आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह से बच्चे हैं। क्या हर जगह पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है? क्या आप लोगों को हर जगह एप्पल होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं मिलते, है ना। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे जमीन से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। आप जैसे जैसे पहाड़ में चढ़ते हो तो ठंड लगती है ना आपको, है ना। सो ड्यू टू एल्टीट्यूड, आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है, वेजिटेशन की मात्रा रिड्यूस होती जाती है। ठीक है। तो आप कभी भी देखोगे कि जो हायर एल्टीट्यूड वाले जगह होते हैं वहीं पे आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि भैया टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ मिलेगा हमको? 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई में, मीन सी लेवल से। अगर आप 300 से 900 में जाओ तो क्या मिलता है आपको? ट्रॉपिकल मिलता था। 900 से 1800 में सब ट्रॉपिकल मिलता था, याद है। वैसे ही एल्टीट्यूड जब 1800 से 3500 मीटर जाए तो टेम्परेट, इसके ऊपर जाने से फिर ज्यादा वेजिटेशन होते नहीं है, ज्यादा प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं होती इस ऊंचाई के ऊपर। हिमालय की चोटी में प्लांट थोड़ी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। ओके,
दूसरा चीज, टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? तो टेम्परेट क्लाइमेट मतलब ये सीधा सीधा इमेजिन करो कि ऐसे जगह जहाँ पे बर्फ गिरती है। तो जहां पे बर्फ गिरती है तो बर्फ कौन से महीने में गिरती होगी? गर्मी के मौसम में या ठंड में? ठंड। ठंड में, है ना? विंटर। विंटर में। ये देखो, ये साल भर का कैलेंडर हो गया। तो होता क्या है, ये जो एरिया होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट वाले, यहाँ प्रोबेबली अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस समय तक क्या होता है, ये देख रहे हो? ये यहाँ से मैं इसको रेड में कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कौन सा टाइम हो गया? विंटर का टाइम हो गया। विंटर। इस समय में क्या होता है, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है मतलब किससे नीचे चला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया तो एनवायरमेंट में जो भी मॉइस्चर है ना, वो क्या होता है, फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉस्ट के फॉर्म में नीचे गिरता है। जमीन में नीचे फ्रॉस्ट या स्नो के फॉर्म में नीचे गिरता है। और यही स्नो या फ्रॉस्ट, ये जो स्नो गिरता है इसे आप लोग स्नोफॉल कहते हो। और हमारा जो ग्राउंड है वो किससे कवर हो जाता है? स्नो। फॉर 2 to 3 month, 2 से 3 महीने तक जमीन जो है वो स्नो से घिरा होता है। कभी आप मनाली शिमला घूमने जाइए, वहां जाओगे तो देखोगे कि स्नोफॉल होता है और जमीन में पूरा वो स्नो जम जाता है, धीरे 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 वो पिघलता है, ठीक है? तो ये जो एरिया होते हैं यहाँ के विंटर की खासियत क्या है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर से ठंड बढ़ना चालू होगा, नवंबर, दिसंबर से स्नोफॉल होगा, या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से चला जाएगा जनवरी, फरवरी में आके वहां तक आपका जो है वहां पे पूरा बर्फ जमा रहेगा। बीच में हो सकता है पिघले, कुछ दिन नॉर्मल आए, फिर ठंड आए, लेकिन हाँ, स्नोफॉल का सीजन चलते रहेगा। जैसे बरसात में हर रोज पानी नहीं गिरता, 4 दिन सूखा पड़ने के बाद फिर से पानी गिरता है ना, वैसे ही हर रोज स्नो नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे टेम्परेचर फिर डाउन होगा फिर से स्नोफॉल होने की उम्मीद होती है। क्लियर है? ये चीज यस समझ सर। में है? ओके। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4-5 महीने होते हैं, इसमें विंटर टेम्परेचर इतने से कम चला जाता है। क्या इसके अलावा आपने कभी ट्रॉपिकल में या सब ट्रॉपिकल में इस तरह की फिजियोलॉजी देखी कि वहां स्नोफॉल गिरता होगा या वहां पे टेम्परेचर इतना जीरो से नीचे जाता होगा? नो सर। नहीं। वहां पे भी विंटर कभी कभी स्ट्रेसफुल होता है कुछ पौधों के लिए, जैसे कि आंवला के लिए आपने देखा, फालसा के लिए आपने देखा, है ना, कि ठंड के सीजन में पत्ती चढ़ा देते हैं, देखिए, है ना? लेकिन वहां पे टेम्परेचर जो है 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 1, 2, 3, इस आसपास रेंज में जाते हैं। बहुत ज्यादा भी नीचे गए तो उससे नीचे नहीं जाते। उतना टेम्परेचर भी उन प्लांट्स के लिए हार्मफुल या स्ट्रेसफुल होता था, ठीक है? पर यहाँ पे टेम्परेचर भैया 1, 2, 3, 4, 5 की बात ही नहीं हो रही, सीधा जीरो से नीचे जा रहा है। तो ये खासियत है टेम्परेट क्लाइमेट की। यहाँ तक का चीज क्लियर है? अब देखो, चूंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है कि इतना लो टेम्परेचर पौधा जो है झेल नहीं सकता, प्लांट जो है बियर नहीं कर सकता। अब अगर पौधा इतना ज्यादा लो टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता तो क्या होगा? पौधा पौधा तो क्या हो जाएगा? अगर वो पौधा का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। आप खुद सोचो, ठंड के मौसम में घर से बाहर निकाल दे, मम्मी पापा झगड़ा हो जाए या हॉस्टल वालों में झगड़ा हो जाए और हॉस्टल का वार्डन बोल जाए कि निकल जा मेरे हॉस्टल से बाहर, दिसंबर के महीना में, क्रिसमस के एक दिन बाद, तो हॉस्टल के जैसे ही बाहर निकलोगे ठंड में ठिठुर जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या करोगे? बाहर में तो परेशान हो जाओगे। वैसे ही पौधे को भी इतने ठंड में जहाँ स्नोफॉल हो रहा है वहां एक पौधा जो है वो अगर ऐसे पत्ती वत्ती खोल के एकदम मस्त बैठा है तो इसका तो तबीयत खराब हो जाएगा, तो खत्म ही हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो जब आपको हॉस्टल वार्डन हॉस्टल से बाहर निकालते रहेगा तो क्या बोलोगे? ठीक है भैया निकाल रहे हो तो निकाल दो, मेरा स्वेटर और थोड़ा कंबल वंबल मेरा जो अंदर में रखा है गद्दा वद्दा वो तो दे दो। आराम से लोगे, हॉस्टल के बाहर कॉरिडोर में लगाओगे गद्दा, चिल मार के सोओगे, सुबह उठोगे और उसी वार्डन के सामने फिर खड़े हो जाओगे, अरे सर अब तो अंदर आने दे दो करके। अगर कंबल, जैकेट, सारी चीजें रहेंगी तो शायद बाहर का टेम्परेचर रेजिस्ट कर पाओ कि नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही रहोगे तो तबीयत खराब होना तय है।
है कि नहीं? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस तो सर। स्ट्रेस कंडीशन अगर है, अगर आपके पास अगर सुविधा है, अगर आपके पास चीजें हैं, तो शायद आप उस स्ट्रेस कंडीशन से बच जाओ। सिमिलरली अगर पौधे को ऐसे ही नॉर्मल एक प्लांट को जिसमें पत्ती लगा है, फूल लगा है, फल लगा है, इसको नॉर्मली आप लो टेम्परेचर में छोड़ दोगे तो पौधा का मरना तय है। क्यों? क्योंकि भाई आप उनके जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, जैसे कि उनका लीफ है, उनका रूट है, शूट है, वो तो एकदम एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट से, तो वो क्लाइमेट को सेंस करेंगे। आपको क्यों बोलते हैं अरे 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 नाक को ढको, अरे कान को ढको, अरे यार हाथ को ढको, टेम्परेचर है, ठंड है, ग्लव्स पहनो, जूता पहनो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ठंड को सेंस करेंगे और आपको सर्दी हो जाएगी। वैसे ही पौधा भी सेंस करता है। तो आप क्या करते हो, इन सारे एरिया को ढक लेते हो ताकि ठंड आपको पता ही ना चले। केवल आंख खुला रहता है, बाकी सब तो ढक ही लेते हैं, है कि नहीं? तो सेंस कम होता है तो ठंड कम लगती है। वैसे ही पौधा भी क्या करता है कि इसको जब ठंड लगती है तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो भैया ये बोलता है कि ये जो पत्तियां हैं मेरी ये सारी पत्तियां क्या हैं, ठंड को सेंस करेंगी और इनमें बर्फ गिरेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं ठंड लगेगा, मैं तो फिर नहीं झेल पाऊंगा इसको। तो ये क्या करता है, इन सारे पत्तियों को झड़ा देता है। तो इस स्ट्रेस कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, डेसिडिवस नेचर शो करता है। क्या करता है, डेसिडिवस नेचर, यानी कि लीफ फॉल करता है। समझ पा रहे हो? जैसे ही लीफ फॉल कर लिया, ये समझ लो कि इसने अपने आप को कहीं ना कहीं ठंड से रेजिस्ट कर लिया, तो ये सारी पत्तियों को झड़ा देगा। अब क्या कोई एरिया ऐसा है जो ठंड को सेंस करने के लिए बचा इस प्लांट में, या जहां पे बर्फ गिरने से प्लांट को सर्दी लगे, ऐसा कोई एरिया नहीं बचा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आप हाथ में ग्लव्स पहन लेते हो, पैर में जूता पहन लेते हो, जैकेट पहन लेते हो, लेकिन फिर भी आपके शरीर में कुछ डेलिकेट ऑर्गन अभी भी बचे होते हैं, जैसे कि आपका नोज, जैसे कि आपका ईयर, जैसे कि आपकी आईज। ये कुछ डेलिकेट ऑर्गन होते हैं ना, यहाँ पास भी अगर आप ठंडे हवाएं आती हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नहीं होता है? समझ पा रहे हो, आवाज आ रही Yes, है? तो इनको कवर करने के लिए अलग से आप सेटअप खरीदते हो ना, वो मंकी क्या बोलते हैं, क्या बंदर टोपी। यस सर। तो वैसे ही प्लांट में भी कुछ और डेलिकेट ऑर्गन इसके बावजूद रहते हैं। वो क्या होते हैं, यहाँ पे मौजूद बर्ड, कुछ बर्ड्स मौजूद होते हैं। ये बर्ड्स का काम क्या होता है, इन्हीं बर्ड से तो नया नया वो लीफ, रूट, शूट भविष्य में बनने वाला है ना। अब सोचो, जो बना हुआ लीफ और रूट शूट है वो तो टेम्परेचर को झेल ना पा रहे हैं। ये बर्ड हैं जो अभी आगे चल के नया प्लांट का ऑर्गन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। इन पे अगर बर्फ जाके गिर जाए तो ये क्या जिंदा रहेंगे? मेरिस्टेम है ये सब मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो क्या ये सब जिंदा रह पाएंगे? नो सर। नहीं। तो पौधा क्या करता है, ठंड में दो चीज करता है। पहला तो लीफ फॉल करता है, ठीक है, सारी पत्तियों को झड़ा देता है। इससे फायदा क्या हुआ बताइए? अगर इतना ठंड तो लीफ सब डेसिकेट हो जाएंगे और स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा लीव्स का। कहीं ना कहीं पौधे का फिजियोलॉजी खराब होगा, पौधे के मरने की उम्मीद होंगी इतने कम टेम्परेचर में, है ना। यस। पत्ता लीफ प्लांट जो है लीफ फॉल करके कहीं ना कहीं अपने आप को लो टेम्परेचर से बचाता है। दूसरा काम क्या करता है, ये जो छोटे छोटे डेलिकेट बर्ड है, इन बर्ड के सामने क्या करता है, कुछ लीफ को मॉडिफाई करता है, लीफ को मॉडिफाई करता है और क्या बनाता है, लीफ से बर्ड स्केल। याद है स्केल लीफ का फॉर्मेशन होता है उसमें पढ़े हैं हम लोग लीफ बॉटनी में, कि कैसे मॉडिफाइड लीफ का काम होता है, बर्ड स्केल क्या करता है, याद है कुछ? यस सर। यस सर। protect हो करता है। सके तो मैं आप लोग को कुछ फोटोज दिखा देता हूँ सो दैट। ये देखो, देख पा रहे हो लीफ कैसे मॉडिफाई होके बर्ड को कवर कर रखा है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना पीला पीला स्ट्रक्चर, ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। इसने क्या किया है, ये देखो बर्ड को कवर करके रखा है, देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। तो लीफ क्या होगा, इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आप नाक को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर एक मंकी कैप पहनेंगे, वैसे ही यहाँ पे जो लीफ होगा वो ऐसे आके इसको कवर कर देगा और इसके अंदर का जो भी ग्रोथ हो रहा होगा उसको रोक देगा। जैसे ही आप जो है यहाँ पास बर्ड को कवर करने के लिए कौन आ जाएगा, बर्ड स्केल आ जाएगा,
तो क्या होगा, ये बड स्केल की खासियत ये होती है, ये ऐसे मॉडिफाइड लीफ होते हैं जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से प्लांट को बचाते हैं, जैसे लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उससे बचाने का काम किसका होता है, बड स्केल का होता है। हमने पढ़ा था ना, यू फील्स एंड कैटरपिल्स, मॉडिफाइड लीफ, याद है? यस सर। हाँ, तो बड स्केल आके क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा। अब क्या होगा, पत्तियां तो झड़ गई और जो बचे हुए बड थे उसको कौन आके कवर कर लिया, बड स्केल। अब कितनों ही बर्फ गिरे, ये गिरे, वो गिरे, पौधा जो है क्या बोलते हैं उसको जो है एब्जॉर्ब करके, मतलब उस पौधा जो है वो डैमेज नहीं होता है, उस लो टेम्परेचर को झेल लेता है। तो क्या समझ में आया, ठंड का ये जो मौसम होता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक का, इसमें क्या क्या दो चीजें होती हैं बताइए? Leaf Basically, fall and formation of bud scale. बड स्केल मॉडिफाई फॉर्मेशन। बड़े स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। एक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड स्केल। बड़े स्केल ये क्या करता है, बर्ड को कवर करता है और लो टेम्परेचर से बताता है। ये सब लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने तक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, डेसिडुअस नेचर शो करता है, या फिर क्या कह सकते हो, लीफ फॉल करता है। इससे क्या होता है, ये भी लो टेम्परेचर से पौधा बच जाता है। क्योंकि लीफ फॉल हो गए, पत्तियां झड़ गई, तो क्या पौधे में अब कोई फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होगी या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा बहुत ज्यादा? नो सर। नो नहीं। सर। दूसरा चीज, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होते रहता है कंटिन्यूअसली, बर्ड की ग्रोथ होते रहता है, सेल डिवीजन होते रहता है, लेकिन हमने तो बर्ड स्केल बना दिया, तो अब तो बर्ड में भी कोई ग्रोथ नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या अब आप देख रहे हो बर्ड में ग्रोथ नहीं है, पौधे में पत्ती नहीं है, तो रूट को तो कोई न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में पौधा कोई एक्टिविटी शो कर रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, डोरमेंसी, कि आपका जो ठंड का सीजन है उसमें पौधा क्या हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। देख पा रहे हो, अक्टूबर से फरवरी में प्लांट कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, तो पौधा क्या हो गया आपका, डोरमेंट। तो आप कहो कि लीफ फॉल कर लेता है, बड स्केल बना लेता है, या कहो डोरमेंट हो जाता है, एक ही बात है। लेकिन सिर्फ डोरमेंट हो जाना है कहने से आप चीजों को समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो जब भी पौधे को स्ट्रेसफुल कंडीशन मिलता है वो इस टाइप की फिजियोलॉजी करता है। हमने सब ट्रॉपिकल में भी देखा है, गर्मी के मौसम में जब वाटर की कमी हो जाती है तो वो लीफ फॉल कर लेता है, उसमें भी कैटरपिल्स बनते हैं, आंवला में देखा था, याद यस सर। यस सर। है ना? तो सिमिलर फिजियोलॉजी हर जगह दिखाता है, जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन ज्यादा होता है तो पौधा क्या हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। सेम उसी प्रकार जैसे कि कोरोना जब बढ़ता है तो आप घर में घुस जाते हो चुपचाप, डोरमेंट हो जाते हो, है ना? वैसा ही है ये चीज, समझ में आया? यस सर। ओके। अभी बहुत सारी चीजें और आप लोग को देखनी है, वो अपन धीरे से देखेंगे। अब देखो, जैसे ही जनवरी फरवरी आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसी बीच में क्या होता है, लो टेम्परेचर की एक रिक्वायरमेंट होती है पौधे को, खूब सारा लो टेम्परेचर उसको चाहिए होता है। वो कैसे काम करता है, वो अपन जो है बड डोरमेंसी के एक चैप्टर का क्लास लूंगा मैं एक दो दिन में, उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि चिलिंग रिक्वायरमेंट होता क्या है, बड डोरमेंसी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे। आज एक आप रफ आइडिया लेके चलो कि हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के जो महीने होते हैं, इसमें जब लो टेम्परेचर पड़ता है तो लो टेम्परेचर के कारण पौधा क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में जाता है। लेकिन लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस, एक ऑन एन एवरेज, जैसा कि इस साल आप में से किसी ने पूछा था कि टेम्परेट क्लाइमेट का सॉरी चिलिंग रिक्वायरमेंट का टेम्परेचर किसी एग्जाम में पूछ दिया था शायद कि कितना होता है ऑन एन एवरेज, तो 4 to 7 डिग्री सेल्सियस, या फिर लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये मान के चलो 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, ऑन एन एवरेज 4 से 7 बेस्ट होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी नीचे जा रहा है, लेकिन पौधे के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको 4 से 7 या लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस बट मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कुछ स्पेसिफिक घंटे के लिए। किसी में 1000 घंटा, किसी में 500 घंटा, किसी में 400 घंटा। कहने का मतलब ये है कि जब पौधा डोरमेंट होता है तो वो अपने बर्ड्स को सिखाता है कि देखो भैया, जब तक आपको 500 घंटा 4 से 7 डिग्री सेल्सियस का आप फील ना कर लो, या 1000 घंटा 4 से 7 डिग्री सेल्सियस का फील ना कर लो, तब तक आप डोरमेंसी तोड़ना मत। तो जब डोरमेंसी ले रहा था तो उसको क्या कहा गया कि डोरमेंसी तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट पूरा होगा तभी करोगे। जैसे कि बच्चे जाते हैं ना हड़ताल में, अभी चल रहा है नहीं, मतलब बच्चे गए हड़ताल में, मान के चलो बच्चे गए हड़ताल में कि सर जब तक हमको क्या बोलते हैं, हमारा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे।
तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तभी आप जो है हड़ताल से हटोगे और एक्टिव होके कॉलेज जाओगे, है ना। वैसे ही डोरमेंसी में ये क्या बोल रहा है, जब तक 4 से 7 डिग्री सेल्सियस 1000 घंटे तक, 500 घंटे तक, 400 घंटे तक या 300 घंटे तक नहीं दोगे, हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, यानी कि डोरमेंसी नहीं तोड़ेंगे। तो ये जो 1500, 400, 300 घंटे का रिक्वायरमेंट है, कितने से कितने टेम्परेचर का बताइए? 4 to 7. 4 to 7, 4 4 to 7 या लेस देन 7.2 बोलो, या 0 से 7.2। इसे ही हम क्या कहते हैं, चिलिंग रिक्वायरमेंट। ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, इसे चिलिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये जो टेम्परेचर है, इसे चिलिंग टेम्परेचर कहते हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस चिलिंग टेम्परेचर में आता है ना, पढ़े होगे रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर या चिलिंग टेम्परेचर, अभी पढ़ोगे, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है ये चिलिंग टेम्परेचर है। और ये देखो, ये आपका क्या हो गया, 1000 से 500, 400 घंटा, इतने घंटे का टाइम चाहिए। तो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। तो पौधों को क्या होता है, इस एरिया के जो पौधे होते हैं उसको अक्टूबर से फरवरी के बीच में डोरमेंसी में तो जाते ही है, प्लस अपना चिलिंग रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करते हैं। समझ में आई ये चीज? Yes, sir. यस सर। अब ये चिलिंग रिक्वायरमेंट का इतना जरूरत क्या था, क्यों ये चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, या ये चिलिंग रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट से हो क्या जाता है? तो आपने देखा कि पत्तियां तो सारी झड़ गई, अब वहां पे नया पत्ती आएगा, और नया पत्ता कहाँ से आएगा भैया, वहां पे बड होगा उसमें से आएगा। और बड जितने थे वो तो किससे कवर्ड हैं, बॉडी स्केल। बड़ी स्केल। स्केल। अब बड स्केल हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है लीफ का। अब ये बड स्केल तोड़ के इससे बड को बाहर निकलना है ना। बड जो है बड स्केल को हटाएगा तब तो बड यहाँ से ग्रो करेगा ना, है कि नहीं, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो बड स्केल को तोड़ के अगर बड बाहर निकले तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बड ब्रेक कहते होंगे। एक शब्द बार बार सुनते हो ना, बड ब्रेक। लो चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से बड ब्रेक होता है, बड ब्रेक होता है। तो क्या होता है बड ब्रेक? भैया ये स्केल लीफ जो कवर्ड होते हैं ये हटते हैं और यहाँ से बड स्केल, बड का ग्रोथ नजर आने लगता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बड ब्रेक कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब ये बड ब्रेक होता है, तो बड ब्रेक करने के लिए क्या जरूरी है, पौधे के अंदर चिलिंग रिक्वायरमेंट होना जरूरी है बड ब्रेक के लिए। समझ में आया? तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में जो डोरमेंसी गई है वो डोरमेंसी टूटेगा कब, जब चिलिंग रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। अब देखो, आप लोगों को ये नहीं, किसी को ये नहीं लगता है ऐसा कि एक बात बताओ सर, इसी ठंड के कारण टेम्परेचर डाउन हुआ, इसी ठंड के कारण पौधा डोरमेंट हुआ, अब यही ठंड के रिक्वायरमेंट से पौधा डोरमेंसी कैसे तोड़ सकता है? जब ठंड के कारण ही डोरमेंट हुआ तो ठंड ही कैसे डोरमेंसी तोड़ने में हेल्प करेगा? ये आता है दिमाग में? यस। तो ये एक एंडोडोरमेंसी का पार्ट होता है, इसको आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कहानी समझो या एक फिजियोलॉजी समझो। एक बात बताओ, पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कई चीजें कही कि बेटा पेड़ मत काटो क्योंकि पेड़ की पूजा करनी चाहिए, पेड़ में भगवान होते हैं, है ना। ऐसे कई सारी मान्यताएं बना के गए हमारे पुराने फैमिली वाले, या हमारे जो पूर्वज रहे, उन्होंने कई सारी मान्यता बना कर गए। अगर आप बताओ आपके दादाजी कभी कहे होते पेड़ मत काटो बेटा, पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, तो क्या आप पेड़ काटना बंद कर देते? या लोग पेड़ काटना बंद कर दिए आज? नहीं। लेकिन वही बोल दो, इस पेड़ में इस भगवान, इन भगवान का निवास है, या यहाँ पे भैया ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, जिससे इंसान को लगे कि अगर मैं इसको काटूंगा तो मुझे डर लगे, मेरे को कुछ हो सकता है। वहां पे इंसान कितनों पैसे की जरूरत हो वो उस पेड़ को नहीं काटेगा। ये होता है? यस। और आप देखना जो सबसे प्रीशियस प्लांट्स होते हैं, बरगद, पीपल, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो सबसे प्रीशियस होते हैं, जो कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ये सब देते हैं, उन्हीं की सबसे ज्यादा पूजा होती है और उन्हीं को काटा नहीं जाता इजीली। देखियो। यस। तो आप जब अभी आओगे ना तो एक एथनोबॉटनी पढ़ोगे, जब आप लोग फ्रूट साइंस या वेजिटेबल या ब्रीडिंग जो भी लोगे,
तो एक एथनोबॉटनी का सेक्शन होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एथनोबॉटनी में ये चीजें पढ़ोगे, मिथ्स और मान्यताएं, क्या क्या एक वर्ड्स हैं, 4 वर्ड होते हैं इनमें, ठीक है, टेबू, ये सब वर्ड्स के बारे के मतलब पढ़ोगे। तो उसमें ये चीज पढ़ोगे कि पुराने जमाने में लोगों ने हमारे अंदर एक मान्यता बनाई जिससे डर के हम वो चीज को नहीं काटते, समझ रहे हो। तो उसी से कंपेयर करो इस चिलिंग रिक्वायरमेंट को। अगर पौधा बोले कि भाई ठंड आया है, तो ठंड की वजह से बचने के लिए आप जो है काम करो कि बर्ड स्केल लगा लो, अपने बर्ड के ऊपर एक कवरिंग बना लो, तो पौधा बोलेगा हाँ ठीक है बना लेते हैं। ठंड आया अक्टूबर के महीने में, नवंबर तक खतरनाक ठंड, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही नहीं जा रहा टेम्परेचर, फुल फ्रॉस्ट हो रहा है, पौधे ने बर्ड स्केल बनाया, बर्ड से बच गया, पौधा बच गया कि नहीं बचा। यस लेकिन सर। क्या नवंबर से फरवरी तक हर रोज फ्रॉस्ट गिरेगा क्या। नो सर। पता चला कि दिसंबर 1 से दिसंबर 15 के बीच में एकदम ब्राइट डे, ब्राइट डे मतलब टेम्परेचर 15 डिग्री 14 डिग्री के आसपास जा रहा है। अब क्या ये कंडीशन भी पौधे के लिए स्ट्रेसफुल है क्या। नो सर। अब 14-15 डिग्री सेल्सियस में पौधे के लिए तो वो स्ट्रेसफुल है नहीं, तो पौधा क्या बोलेगा, अरे वाह अपना तो ठीक हो गया। जैसे कोविड में 4 दिन कोरोना केस कम होता है तो आदमी बाहर निकल जाता है, फिर कोविड बढ़ता है, फिर अंदर घुसता है। प्लांट ये नहीं करता, प्लांट समझदार है। वो 14-15 डिग्री सेल्सियस हुआ तो नॉर्मली प्लांट का फिजियोलॉजी क्या होना चाहिए कि हाँ भाई टेम्परेचर डाउन हो गया, चलो बर्ड स्केल हटा दो, 14-15 डिग्री सेल्सियस हो गया नॉर्मल। और फिर किसी दिन पता चल रहा है 16 दिसंबर को अचानक से टेम्परेचर गिरा, अचानक से फ्रॉस्ट आया, और ये बर्ड का कल ही इन्होंने कवर उठाया था, अब लो पूरा बर्ड डैमेज। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बरसात में होता है ना कि आज पानी नहीं गिरा, कल नहीं गिरा, 5 दिन तक पानी नहीं गिरा, छठवां दिन बिना छाता लिए निकल गए कॉलेज, पानी गिर गया, आते आते भीग गए, ये होता है। वैसे ही पौधे के साथ भी धोखा हो सकता है। तो पौधा जो है अपने आप को इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक रिक्वायरमेंट पहले से सेट करता है कि भाई उसको भी पता है ना अक्टूबर से फरवरी तक फ्रॉस्ट गिरता है टोटल। अब अक्टूबर से नवंबर गिरा, दिसंबर भर नहीं गिरा, जनवरी फरवरी में गिरा, तो 1 महीना नहीं गिरा, पौधा एक्टिव हुआ तो फिर फ्रॉस्ट गिरेगा जिस दिन ना, एक्टिव होने के बाद तो पौधा मर जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए पौधा क्या करता है, बोलता है कि देखो भैया, पौधे को पता होता है ना कि वो जिस एरिया में पैदा हुआ है, जिस एरिया में उसके कई वंशज चले हैं, उन एरिया में ठंड कैसा होता है। उस बेसिस पे पौधा एक अंदाजा लगाता है कि एक काम करो, अपने बच्चों को समझा के भेजता है कि बेटा जब तक 1000 घंटे का चिलिंग रिक्वायरमेंट यानी कि 4 से 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 1000 घंटे तक तुमको ना मिले ना, डॉर्मेंसी नहीं तोड़ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। 1000 घंटे का 4 से 7.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर ना मिले ना, चिलिंग रिक्वायरमेंट ना मिले, तो आपको डॉर्मेंसी नहीं तोड़ना है। समझ में आ रहा है ये चीज। अब होगा क्या, यस सर। ये पौधा है, इसने तो पत्तियां झड़ा दी कौन से महीने में, अक्टूबर नवंबर में। मान के चलो पूरा नवंबर खतरनाक फ्रॉस्ट गिरा और टेम्परेचर जो है लोअर गया तो आप देखोगे कि पूरा नवंबर भर पानी गिरेगा ना, फ्रॉस्ट गिरेगा, तो भी 4 से 7.2 डिग्री सेल्सियस का 1000 घंटे का पूरा रिक्वायरमेंट होगा नहीं। हो सकता है 400 घंटा 500 घंटा इसका पूरा हो जाए। तो नवंबर भर में इसका केवल और केवल कितना घंटा रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, 500 घंटा। तो क्या इसके बर्ड को ये इजाजत है कि इतने घंटे में आप जो है बर्ड ब्रेक कर सकते हो। नो सर। नहीं है। भले नवंबर के बाद दिसंबर भर गर्मी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे बर्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होता तो दिसंबर भर गर्मी होता, तो क्या यहाँ पर बर्ड ब्रेक हो जाता, यस सर। है ना। और गलती से कोई जनवरी के महीने में या 25 फरवरी मान लो, 25 दिसंबर मान लो, क्रिसमस होता है ना, 25 दिसंबर को फिर से फ्रॉस्ट गिर गया, तो जब यहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं था, यहाँ पास तो ग्रोथ आना चालू हो गया तो ये जो नए नए ग्रोथ है, ये 25 दिसंबर या 1 जनवरी या 10 जनवरी तक जो फ्रॉस्ट होगा उससे तो मर जाएंगे ना ये ग्रोथ में। तो इससे बचने के लिए ही चिलिंग रिक्वायरमेंट है। अब देखो नवंबर भर ठंड रहा, केवल 400 से 500 घंटे की चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हुई है कि नहीं, तो यहाँ पास तो बर्ड ब्रेक होगा नहीं। भले दिसंबर भर कितनों ही पानी क्यों न, कितनों ही नॉर्मल टेम्परेचर क्यों ना हो, जनवरी में जब फिर से ठंड आएगी तो बचा हुआ 400-500 घंटा जो है वो पूरा होगा। समझ आ रहा है।
तो हमेशा चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है क्या करता है, ग्रोथ को थोड़ा रोक के रखता है, क्योंकि उन पौधे का पहले से अंदाजा रखता है कि इतने दिन में मेरा चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो इतना होगा। समझ में आ रहा है? तो जब इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फुलफिल होता है ना भैया, तब यहाँ पे बड ब्रेक होता है। ये चीज समझ पा रहे हो? यस इसलिए बोलते हैं चिलिंग सर रिक्वायरमेंट से किसके क्या होता है, बड ब्रेक होता है प्रॉपर अमाउंट में। और अगर इनसफिशियंट हो जाए तो आप पढ़ते हो ना, इनसफिशियंट में प्रॉपर इम्प्रॉपर बड ब्रेक होता है, सुने हो? जब चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता तो पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं आती, बड ब्रेक भी ज्यादा नहीं होता है। इसलिए चिलिंग रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट बहुत जरूरी है। चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है पौधे को ठंड से बचाने के लिए और प्रॉपर बड ब्रेक लाने के लिए। यहाँ तक का चीज समझ में आया सबको? अभी यस आएगा सर। इसमें और बहुत डिस्कशन चलेंगे, पर ये एक बेसिक कहानी याद रखो। तो समझ में आया ये चीज? Yes, sir. अब देखो, हमको क्या पता चला कि भाई वो बर्ड स्केल को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए था, 4 से 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जो कि फरवरी के महीने में जब तक आते आते कन्वर्ट हो गया। फरवरी में क्या हो गया, बर्ड ब्रेक कंप्लीट हो गया। अब आता है मार्च का महीना, फरवरी एंड से मार्च का महीना। मार्च के महीने में आप देखोगे धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस था वो टेम्परेचर कहां तक जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस तक। देख पा रहे हैं टेम्परेचर कहां तक जाएगा, 10 डिग्री। अभी देखो, अभी हमने क्या देखा, एक मिनट ना, सॉरी। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा कि बर्ड के स्केल टूटे हैं, केवल बर्ड में ब्रेकिंग आई है, बर्ड में ग्रोथ नहीं आई है। अब एक बात बताओ, कोई भी प्लांट का ऑर्गन लो टेम्परेचर में ग्रो करेगा कि हाई टेम्परेचर में? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। हाई हाई टेम्परेचर में, मॉडरेट या माइल्ड या हाई टेम्परेचर में। तो पौधा जो है लो टेम्परेचर की वजह से, उसके रिक्वायरमेंट पूरी होने की वजह से क्या करता है, बर्ड को ब्रेक करता है। ठीक है? और ये पौधा का अंदर ये फिजियोलॉजी डेवलप किया गया है ताकि पौधा बीच में डोरमेंसी ना ब्रेक कर दे, इसलिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। ठीक है? लेकिन ये जो उसके बाद बड ब्रेक होने के बाद उसके अंदर जो ग्रोथ आता है, वो फूल बनता है, वो लीफ बनता है, ये कब होगा, जब उसको थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगा, हाई टेम्परेचर आएगा। तो क्या होता है, मार्च के महीने में या फरवरी एंड में क्या होता है, टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री, फिर 11, 12, 15 ऐसे बढ़ने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री के आसपास पहुंचता है, पौधे के अंदर ये जो बड अभी टूटे हुए थे, तुरंत ग्रोथ नहीं आती। जब टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री के आसपास आ जाता है, तब उसमें क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है और वो ग्रो करना चालू होता है, फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, लीफ बनता है, जो भी बनना होता है वो बनना चालू होता है। तो बड ब्रेक होना और बड की ग्रोथ होना दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है? फ्लावर इनिशिएशन अलग चीज है और बड ब्रेक होना अलग चीज है। ठीक है? तो बड ब्रेक यानी कि डोरमेंसी के बाद बड के ऊपर से स्केल का टूटना और बड के अंदर बड जो है थोड़ा सा दिखने लगे, एक्सपोज्ड हो, वो बड ब्रेक। उसके अंदर ग्रोथ आती है कब, जब उसको गर्म टेम्परेचर मिलता है। समझ में आ रहा है? सोच। ठीक है? तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे बड ब्रेक करना है तो मुझे क्या चाहिए, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना, 4 से 7 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलिंग रिक्वायरमेंट। और अब मुझे इसमें बर्ड ग्रोथ चाहिए, किस चीज के लिए, ताकि लीफ बने, फ्लावर बने, है ना? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर? टेम्परेचर। हाँ, वार्म High टेम्परेचर temperature. चाहिए, है ना? लगभग 9, 10 और इससे ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए, 9, 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है? तो ये जो आपका नया टेम्परेचर होता है ना, इसे ही कहते हैं GDH, ग्रोइंग डिग्री आवर्स। ये जो वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ना, जो बड ब्रेक हुए उसमें ग्रोथ लाने के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग डिग्री आवर्स कहते हैं। समझ में आया कि भाई ठंड का जरूरत था बड को तोड़ने के लिए, बड की डोरमेंसी तोड़ने के लिए, और एक बार डोरमेंसी टूट गई उसमें ग्रोथ लाने के लिए क्या जरूरी है, ग्रोइंग डिग्री आवर्स। समझ में आया? GDH कहते हैं शॉर्टकट में। ये कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, उसमें कुछ लोगों ने पढ़ा होगा मे बी। समझ में आ रहा है यहाँ तक का चीज? सर इसकी भी कोई सर पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है क्या?
हाँ हाँ, इसका भी होता है बट इसका एकदम स्पेसिफिक नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ कि ये काम कैसे आता है। हाँ बोलिए, और क्या बोल रहे थे? ठीक, देखिए अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। मान लेते हैं एप्पल एक पौधा है जिसमें फ्लावरिंग आती है मार्च अप्रैल में, ठीक है। वहीं पीच एक पौधा है जिसमें फरवरी में ही फ्लावरिंग आ जाती है। आलमंड में फरवरी में ही फ्लावरिंग आ जाती है। ऐसा क्यों कि एक जो है फरवरी में फ्लावरिंग कर रहा है, एक अप्रैल में फ्लावरिंग कर रहा है? जब दोनों ही टेम्परेट क्लाइमेट के पौधे हैं तो फ्लावरिंग सबकी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई आप देखते हो ना, सब में जून जुलाई में फ्लावरिंग हो चिलिंग जाता है चिलिंग ट्रॉपिकल में। टेम्परेचर अलग अलग। हाँ, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पास हमने क्या देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर बर्ड है, उसके एक्टिवेट होने में दो चीजों का रिक्वायरमेंट था। एक क्या था? चिलिंग, और दूसरा क्या था? ग्रोइंग डिग्री आवर। आप देख सकते हो कि एप्पल का चिलिंग रिक्वायरमेंट 1000 घंटे के आसपास है, वहीं पीच का कम है, लगभग 400 घंटे के आसपास, है कि नहीं? है ना? तो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है, तो इसको तो बर्ड को तोड़ने के लिए, बर्ड ब्रेक करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा एप्पल को, है कि नहीं? ओके, तो बर्ड ब्रेक करने के लिए एप्पल को टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए सबसे पहली बात तो इसकी बर्ड बर्ड जो है ब्रेक ही लेट होगा, तो इसमें फ्लावरिंग को तो लेट होना ऑब्वियस है। लेकिन कितनों भी 1000 घंटा चिलिंग रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, फरवरी के महीने आते तक तो ये कंप्लीट हो ही जाता है, तो फरवरी में तो तुरंत इसमें फ्लावरिंग आ जाना चाहिए ना। यस। बताइए, चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होने के बावजूद भी केवल बड ब्रेक ही ना होता है, बड में ग्रोथ होने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ग्रोइंग डिग्री। वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ना। तो एप्पल की खासियत क्या है पता है? एप्पल का एक तो चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई है 1000 घंटा, उसके अलावा इसमें ग्रोइंग डिग्री आवर यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो टेम्परेचर है, या 9 डिग्री सेल्सियस आसपास वाला जो गर्माहट वाला टेम्परेचर था, स्पेसिफिक में लिखाऊंगा आप लोग को, वो टेम्परेचर या वो वार्म टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो हमको हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट भी है, प्लस हाई जीडीएच रिक्वायरमेंट भी है। अब भाई जीडीएच रिक्वायरमेंट भी हाई है, चिलिंग रिक्वायरमेंट भी हाई है, इसी में 4 महीना लग गया पूरा करने में, इसमें 1-2 महीना लग गया, तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग लेट से ही ना आएगी, है कि नहीं? लेकिन वहीं पे पीच और आलमंड की बात करो, तो पीच और आलमंड की चिलिंग रिक्वायरमेंट कम, 400 घंटा, और उसके अलावा इसका जीडीएच का रिक्वायरमेंट भी कम। तो फरवरी दिसंबर जनवरी तक में या फरवरी मिड तक इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, और फरवरी एंड तक में इसका ग्रोइंग डिग्री आवर का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, तो ये तो फरवरी में ही फ्लावरिंग कर देगा ना। समझ पा रहे हो? अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत हाई है और जीडीएच कम है, तो भी ये जल्दी फ्लावरिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फेब्रुवरी तक चिलिंग, मार्च में फ्लावरिंग। या ऐसा कर सकते हो कि चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है और जीडीएच बहुत ज्यादा हाई है, तो हो सकता है इसका फ्लावरिंग टाइम लेट हो जाए। तो ये चीजें हैं भाई। एप्पल जिस माहौल में पैदा हुआ है, एप्पल जिस माहौल में इवॉल्व हुआ है, जहां पे इसकी ओरिजिन है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा ठंडा इलाका था, वहां लंबे समय तक ठंड पड़ता है, इसलिए एप्पल ने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है कि उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट भी हाई हो, जीडीएच भी हाई हो। वहीं पे पीच और आलमंड की उत्पत्ति देखोगे तो आलमंड को देख लो आलमंड कहाँ? अफगानिस्तान में ओरिजिनेट हुआ है। पीच आपका आई थिंक इधर चाइना के थोड़े से वार्मर एरिया में ओरिजिनेट हुआ है। तो इन एरियाज में ठंड जो है कम पड़ती थी, तो यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है, तो पौधा बोला कि इतने समय तक ही ठंड पड़ती तो क्यों ना अपना चिलिंग रिक्वायरमेंट कम रखूं। तो इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट और गोइंग डिग्री आवर की रिक्वायरमेंट कम है। समझ में आ रहा है? अभी पौधे के साथ साथ चीजें और समझ में आएंगी। तो ये दो चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि फ्लावरिंग रूटीन कैसी होगी। समझ में आया? और आगे आएगा अभी चीजें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको एक ही दिन पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग का दिमाग घूमेगा, इसलिए थोड़ा सा एक बेसिक बना रहे हैं आप लोग का। ये चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो फरवरी के महीने में क्या हुआ? डोरमेंसी लगभग कंप्लीट हो गया, सबका चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ। मार्च में क्या हुआ? आपका बड ब्रेक हो गया और बड ग्रोथ भी आ गई। तो जनरली मार्च अप्रैल मई जून, ये मार्च अप्रैल मई जून का जो टाइम है ना, इसी में ही लगभग फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है।
लगभग पौधों में फरवरी में ही आ जाएगी जिनका GDH और वो सब कम है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज लगभग मार्च अप्रैल में मैक्सिमम में आता है बचा कुचा का मई जून, और एकदम थोड़ा का फरवरी। तो मार्च अप्रैल मई जून में लगभग पौधों में क्या आती है, फ्लावरिंग आती है। अब एक बात बताओ, आप तो टेम्परेट क्लाइमेट को समझ चुके हो। टेम्परेट क्लाइमेट में स्ट्रेसफुल होता है कौन, विंटर, जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अक्टूबर से फरवरी बेचारा कुछ कर नहीं सकता, तो अब पौधे के पास ग्रो करने के लिए मार्च से अक्टूबर तक का ही टाइम तो बचा ना, इसमें अगर ग्रो नहीं किया तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो मार्च से अक्टूबर का जो टाइम होता है ये माइल्ड होता है, यहाँ हमारे जैसा गर्मी नहीं पड़ता। इसी बीच में क्या होता है, मार्च अप्रैल मैक्स टू मैक्स मई और जून, इसमें क्या आती है, लगभग फ्लावरिंग आती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे माइल्ड होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती नहीं, इसलिए पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो मार्च अप्रैल मई जून में यहाँ पे बढ़िया फ्लावरिंग आती है। और वही जो मार्च अप्रैल मई जून में फ्लावर बना है वो जुलाई अगस्त सितंबर मैक्स टू मैक्स अक्टूबर के महीने आते तक हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। जो जल्दी हुआ है वो जल्दी हार्वेस्ट होगा, जो लेट से बना है वो लेट से हार्वेस्ट होगा। तो आपके टेम्परेट क्लाइमेट में अगर आप देखोगे तो आपके लगभग जो फ्रूट क्रॉप हैं, ठीक है, लगभग जो फ्रूट क्रॉप हैं वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही हार्वेस्ट होते हैं। कैसे, यही टाइमिंग होता है। और लगभग फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में फ्लावरिंग टाइम होता है। तो ईयर कैलेंडर समझ में आ रहा है कैसा होता है। Yes, sir. ओके, अभी और भी बहुत सारी चीजें आनी है, अभी शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डोरमेंसी कैसे क्रिएट होता है वो सारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें इंटरेस्टिंग है। देखो क्रॉप में पढ़ा के चला जाऊंगा ना, आपका डेवलपमेंट होगा ना मेरा होगा। इन चीजों को समझो, भले कहीं उपयोग हो ना हो JRF में, लेकिन हाँ गलती से कहीं कोई आदमी कुछ पूछ दे तो कुछ तो बता पाओगे। ठीक है, तो देखो मार्च अप्रैल मई जून में क्या होता है, ये कौन सा टाइम है बताओ टेम्परेट क्लाइमेट का, Clouding. Flowering. फ्लावरिंग। जून जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम में क्या होता है जनरली, Harvesting. हार्वेस्टिंग। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी Dormancy. डोरमेंसी। फरवरी मार्च के बीच में क्या होगा, GDH। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टेम्परेट क्लाइमेट का साइकिल चलता है। समझ में आया। अब एक बात बताओ, लगभग टेम्परेट क्लाइमेट फ्लावरिंग कौन से महीने में की है, March से June. फरवरी मार्च अप्रैल में। एक मेजोरिटी की बात करें तो फरवरी मार्च February, March, April. अप्रैल। और डोरमेंसी में कब आए, लगभग अक्टूबर October. नवंबर दिसंबर। एक बात बताइए, फरवरी मार्च अक्टूबर और अप्रैल में कंडीशन कौन सा होता है, शॉर्ट डे या लॉन्ग डे, लॉन्ग डे। Long. लॉन्ग डे होता है। जो न्यू बैच वाले हैं आप लोगों के साथ अभी अपन फोटो पीरियोडिज्म डिजर्व वो करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कैसे लॉन्ग डे होता है। हमने पढ़ा था ना, सूर्य जब इसके चक्कर काटता है तो भैया सबसे बड़ा दिन फरवरी से ही दिन, मतलब दिसंबर फरवरी मार्च अप्रैल में दिन बड़ा होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना लॉन्ग डे कंडीशन होता है। तो चूंकि ये लॉन्ग डे कंडीशन में फ्लावरिंग कर रहा है तो सारे टेम्परेट प्लांट्स क्या हो गए, लॉन्ग डे प्लांट हो गए। Yes, sir. तो टेम्परेट प्लांट जितने भी होते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग फरवरी मार्च अप्रैल में आता है। लेकिन केवल एकमात्र प्लांट है जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में फ्लावरिंग आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कौन सा कंडीशन होता है, शॉर्ट डे। तो ये एकमात्र क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। समझ में आ रहा। Yes, ये sir. चीजें अभी और आएंगी, अभी लिखाऊंगा पूरा। तो आप लोग को टेम्परेट क्लाइमेट का एक ईयर कैलेंडर समझ में आया। ठीक है, यस सर। तो देखो आप देखते हो ये एल्टीट्यूड 1800 से 3500 मीटर में पाया जाता है। विंटर यहाँ का स्ट्रेसफुल होता है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। यहाँ पे प्लांट को चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है ना। समर और विंटर में क्लियर का डिफरेंस देखिए, समर में टेम्परेचर माइल्ड था, विंटर में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था, अभी हमने देखा। ठीक है, दिन और रात के टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है। आप देखोगे जब भी जाओगे दिन में टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री, इवन दिसंबर के महीने में भी जाओगे तो दिन में टेम्परेचर 12 से 16 डिग्री होता है। हम मनाली में थे, रात को -17 और दिन में 17। समझ पा रहे हो, मतलब 12 से 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिन में जाता है और रात में वही टेम्परेचर -5 -10 डिग्री सेल्सियस है। कोई डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, है यस ना। सर। जबकि ट्रॉपिकल में दिन में अगर 24 डिग्री है तो रात में 22 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या दिन और रात में।
नो सर। No, sir. लेकिन सर टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल में ये चीजें दिखती है, तो वही बोल रहे हैं। समर माइल्ड होता है, हमने पढ़ लिया, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती, माइल्ड होती है। ग्राउंड 2 से 3 महीने तक फ्रॉस्ट से कवर्ड होता है। ये सारी चीजें समझ में आई? सारा चीज अभी अपन ने देखा, यस सर। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, थोड़ा सा लेंदी जरूर जाएगा, पर समझो इस चीज को। फरवरी में डोरमेंसी पूरा हुआ है ना, फरवरी में डोरमेंसी पूरा हुआ। डोरमेंसी पूरा हुआ यानी कि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होने से क्या हुआ फरवरी में? बट ब्रेक। बड ब्रेक हुआ। फिर कुछ दिन इसको गर्मी मिला, मार्च आते तक क्या हो गया, इसका जीडीएच कंप्लीट हो गया। और अब क्या हुआ, बड में ग्रोथ आई। अब पौधा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मार्च में भी बर्फ गिरेगा। एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से पौधा ये मान के चलता है कि मार्च में हो गया, मार्च के बाद फ्रॉस्ट नहीं गिरेगा। पर किसी कारणवश कंडीशन ऐसा बना कि पौधे में मार्च के महीने में अगर फ्रॉस्ट गिर गया तो क्या होगा? क्या होगा जी? ये जो बर्ड में ग्रोथ आया वो खराब नहीं हो जाएगा? फ्रूट बड डैमेज होगा। So हाँ, उसकी फ्रूट बर्ड, flowering फ्लावर बर्ड डैमेज हो जाएगी, इसकी damage फ्लावरिंग हो खराब जाएगी। हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को कहते हैं स्प्रिंग फ्रॉस्ट। फरवरी या मार्च के महीने में जब ग्रोथ आ जाए उस टाइम अगर फ्रॉस्ट गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्प्रिंग फ्रॉस्ट। मतलब मार्च के महीने में अगर पाला गिर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग फ्रॉस्ट। और जो पहले गिर रहा था वो क्या था? जो अक्टूबर नवंबर में गिरता है वो ऑटम फ्रॉस्ट है। उसे ऑटम का सीजन कहते हैं ना, इसे स्प्रिंग का सीजन कहते हैं। तो भैया स्प्रिंग के सीजन में अगर फ्रॉस्ट गिर जाए, पाला गिर जाए, तो उसे स्प्रिंग फ्रॉस्ट कहते हैं। अब आप सोचो, लगभग पौधे तो मार्च में ग्रोथ कर जाते हैं, है कि नहीं? और कुछ पौधे तो फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग भी कर जाते हैं। तो जिसमें फरवरी मार्च में फ्लावरिंग आ गया वो तो खत्म ही हो जाएगा ना स्प्रिंग फ्रॉस्ट से, अगर इस महीने में पानी की फ्रॉस्ट गिरा। इसीलिए बोला जाता है कि टेम्परेट प्लांट जनरली क्या होते हैं? ससेप्टिबल टू स्प्रिंग फ्रॉस्ट। अगर स्प्रिंग में फ्रॉस्ट गिरा तो लगभग ग्रोथ आ जा रही थी, फ्लावरिंग आ जा रही थी, तो वहां पे पौधे को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बोला जाता है ससेप्टिबल टू स्प्रिंग फ्रॉस्ट। समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब आप लोगों को आज जो मेनली नोट कराने आया था वो करते हैं, ठीक है? बस 5 मिनट और, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। कॉमन पॉइंट ऑन टेम्परेट क्लाइमेट, ऑन टेम्परेट क्रॉप्स। इसमें कुछ कॉमन पॉइंट, पहला आप क्या है, सभी के सभी क्या है? जल्दी जल्दी लिखिएगा। डेसिडुअस क्रॉप्स हैं, सभी में डेसिडुअस क्रॉप्स हैं कि नहीं है? ठीक है। दूसरा, सभी में विंटर में डोरमेंसी आती है कि नहीं आती है? यस सर। ठीक है। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछना। डेसिडुअस क्रॉप यानी कि लीफ फॉल होता है, विंटर में डोरमेंसी आती है। ठीक है। इन सभी में डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए इनको? चिलिंग। तो लिखिए, इन पौधों को चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। अपने शब्दों में लिखना, मैं शॉर्टकट में लिखते जा रहा हूं, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हुआ? चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से क्या होता है? बड ब्रेक होता है, याद रखेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट, अच्छा ये विंटर डोरमेंसी में लिख लेना भैया, नवंबर टू फरवरी मेनली। सभी के सभी ससेप्टिबल टू क्या होते हैं बताइए? स्प्रिंग फ्रॉस्ट। Spring frost. स्प्रिंग फ्रॉस्ट। ठीक है। क्योंकि सभी जगह बर्फ गिर रहा है, तो आपको क्या लगता है आप यहाँ कैसा ट्रेनिंग सिस्टम यूज करोगे? ओपन सेंटर सिस्टम, कि एकदम ऐसे हाथ खोल के बैठा रहेगा, आ जाओ सारा फ्रॉस्ट मेरे ऊपर गिर जाओ और हाथ पैर तोड़ दो, इस टाइप का? या सेंट्रल लीडर सिस्टम, एकदम ऊंचाई तक, फुल ऊंचाई तक? या मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, क्या यूज करोगे? Modified leader. मॉडिफाइड। हमेशा याद Modified leader रखेंगे, system. ट्रेनिंग सिस्टम लगभग क्या होगा? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ठीक है। तो ट्रेनिंग समझ में आया? एक ऑन एन एवरेज है, क्रॉप टू क्रॉप डिफर करेगा, वो अपन पढ़ेंगे। अगर मैं कह दूं प्रूनिंग, तो एक बात बताओ, इन सारे एरिया अभी तक आपने जितना पढ़ा है, प्लांट को प्रूनिंग कौन से अवस्था में करना चाहिए? डोरमेंट स्टेज। Dormant condition. यहाँ पौधा कब डोरमेंट है? विंटर। विंटर। तो क्या आएगा प्रूनिंग टाइम? Winter.
दिसंबर जनवरी ऑन एन एवरेज, चाहे एप्पल हो, पियर हो, पीच हो, प्लम हो, सबको यही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग टाइम हो गया, प्रूनिंग टाइम हो गया। प्लांटिंग कब करना चाहिए भैया? प्लांटिंग टाइम बोल रहा हूं ना। प्लांटिंग टाइम मतलब, सॉरी, इसको एक काम करो, ट्रांसप्लांटिंग टाइम लिखो। ट्रांसप्लांटिंग टाइम की पौधे को एक जगह से दूसरी जगह कब हमें ले जाना चाहिए, बताओ। इसके ऊपर भी कई डिस्कशन हुआ है। दिसंबर जनवरी। गवर्नमेंट डोरमेंट स्टेज में, ताकि उसके रूट डिस्टर्ब ना हो। तो जब आपका अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी में आप जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हो। जो ऑलरेडी बना हुआ पौधा है उसको नर्सरी से यहाँ वहां ले जाने का काम कर सकते हो इस समय, क्योंकि पौधा डोरमेंट होता है। डोरमेंट होने की वजह से हम कुछ फायदा उठा सकते हैं इस जगह में। हम क्या बिना मिट्टी के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग या बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग होती है, याद रखेंगे। बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं बिना मिट्टी के। इसके बारे में डिस्कशन हुआ है दोनों ही बैच वालों के साथ, याद है ना क्या होता है बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग? यस सर। इसके बाद ट्रांसप्लांटिंग हो गया। उसके बाद, अरे यार क्या बता रहा था, हाँ, जब हम लोग इसको ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय पौधा लीफी कंडीशन में होता है या लीफलेस कंडीशन में होता है? लीफलेस। डोरमेंट है। तो लीफलेस जो सीडलिंग होते हैं ना, लीफलेस कंडीशन में जो सीडलिंग होते हैं, लीफलेस सीडलिंग या 1 साल या 2 साल का पौधा जो लीफलेस कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं? वीप। ये शब्द पूछा गया है जेआरएफ में, तो इसे वीप कहते हैं, लिख लो। तो हम वीप्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। और इनमें प्रोपगेशन कब करेंगे? प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी कि सीड को ग्रो करना या ग्राफ्टिंग करना या बडिंग करना, ये कब करेंगे? तो ये होगा मार्च अप्रैल में, क्योंकि इसी टाइम पे इसमें ग्रोथ आ रही है ना भैया, ग्रोथ आएगी तभी तो करोगे ना। एक्टिव सेल फ्लो में प्रोपगेशन किया जाता है हमेशा। तो सीड ग्राफ्टिंग बडिंग ये सब काम जो है, प्रोपगेशन वाला काम जो है मार्च अप्रैल में, ट्रांसप्लांटिंग वाला काम नवंबर दिसंबर में। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस सर। फ्लावरिंग टाइम क्या होगा? मार्च। फ्लावरिंग टाइम हमने पढ़ा लगभग ऑन एन एवरेज मार्च अप्रैल है, हालांकि ये फरवरी से मई तक जाता है। स्ट्रॉबेरी बस इसका एक्सेप्शन है, स्ट्रॉबेरी में क्या है, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया। अगर आपका चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होता है, चिलिंग रिक्वायरमेंट, तो उससे फायदा क्या होता है? प्रॉपर बर्ड बस्ट होगा। प्रॉपर बर्ड बस्ट होगा तभी तो वहां से प्रॉपर ग्रोथ आएगा ना। तो प्रॉपर बर्ड बस्ट होता है। लेकिन वहीं पे अगर चिलिंग पूरा ना हो, इन एडिक्वेट चिलिंग रिक्वायरमेंट, सुनते हो ना, अरे अरे साल ठंड बढ़िया, इस साल ठंड अच्छा नहीं पड़ा इसलिए ग्रोथ क्रॉप अच्छा नहीं आया, तो वो क्या है, इसीलिए। तो इसमें क्या होता है? डिलेड बड बस्ट, लेट से खुलता है या फिर कम खुलता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके। एक लास्ट चीज और लिख लो, इन सभी क्रॉप में, जितने टेम्परेट क्रॉप है सब में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। जितने भी रोजेसी फैमिली के टेम्परेट क्रॉप हैं, ध्यान से पढ़िएगा, रोजेसी फैमिली के जितने भी टेम्परेट क्रॉप हैं उन सब में क्या पाया जाता है? गैमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एक्सेप्ट पीच। पीच को छोड़ दो तो सभी में गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, जितने रोजेसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एप्पल, पियर, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, ठीक है, लोक्वाट, और क्या है, क्वींस। इन सब में गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, पीच को छोड़ के। अब कोई आदमी जो है वॉलनट, पीकानट को मत गिन लेना भाई, ये रोजेसी के नहीं, जुगलेंडेसी के क्रॉप है, ठीक है। और इनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती है। समझ में आया?
अभी और आएगा, कल पूरा क्लासिफिकेशन लिखाऊंगा आप लोग को, बट चीजों को एक बेसिक बना के रखो अपने अंदर। ठीक है, यहाँ तक का चीज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बेसिक जानिए, कल आप लोग को पूरा भी फैमिली तोड़ेंगे, हर एक चीज करेंगे। जैसे आपने नॉर्मल, अभी देखो 4 दिन आपका चलेगा, लगभग 3 क्लास और होगी क्लासिफिकेशन की। एक क्लासिफिकेशन में मैं आप लोग को पूरा टेम्परेट क्लाइमेट को, क्रोमोसोम, फैमिली, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा। दूसरे में अपन जो है एक दिन रूट स्टॉक वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक क्लास अपन जो है बर्ड डॉर्मेंसी वगैरह पे रखेंगे। ऐसे 4 से 5 बेसिक क्लास होगा, 2 से 3 क्लास एप्पल में होगा, फिर उसके बाद तो बाकी के क्लास का है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको अच्छे से समझिए। स्लाइड ऊपर करना सर थोड़ा सा। हाँ ठीक है, इतने हो गया। तो ये चीजें आप पढ़ के आओ। अब आज आप लोग क्या करोगे, बॉटनिकल नेम लिख के लाओगे। जितने भी लोग हैं सब लोगों का होमवर्क क्या है, अब देखो मैं चेक नहीं करूंगा असाइनमेंट को, आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो होएगा नहीं। आप सभी लोग जो है एक काम करो, अगर टेम्परेट, देखो ये मान के चलो कि टेम्परेट क्लाइमेट ऐसा क्रॉप है ना जो हिमाचल उत्तराखंड वाले एरिया को छोड़ दो, पंजाब को, तो पूरे इंडिया का वीक है। ये वो जगह है जहाँ पे जेआरएफ में सबसे ज्यादा स्कोप है आपको ग्रो करने का, ज्यादा नंबर खींचने का। तो भाई इसको सीरियसली लेना सभी लोग। ठीक है, तो एक काम करना, एप्पल से लेके जितने भी टेम्परेट क्रॉप, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, वॉलनट, पिकानट, हेजलनट, चेस्टनट, कीवी फ्रूट, पिस्ताचियो नट, ये सब के बॉटनिकल नेम, फैमिली और क्रोमोसोम नंबर को एक ही पेज में लिख के रटना चालू कर दो आज से। वो कर लिए ना, मैं बता रहा हूँ आधा टेम्परेट क्रॉप का प्रॉब्लम खत्म। समझाने वाला काम तो मेरा है, लेकिन याद तो मैं नहीं करा सकता ना दिमाग में घुस के, तो वो आप करिए। तो लिस्ट बनाइए, आप सभी लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे इसका पूरा क्रॉप का। ठीक है, यस सर। ओके, आज की क्लास समझ आई? यस सर। ओके, अभी आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप चल रहा है, एक बार ये हो गया ना, फिर उसके बाद क्रॉप समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग वहां के क्लाइमेट को समझो, सारी चीजों को समझो, फिर क्रॉप ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। ओके यस सर।